प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तलबा और तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी इसलिए मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो बिल्कुल ध्यान लगा कर मेरी तरफ तवज्जो दें और सुने कि यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है गज़ल। चूँकि हमें जानते हैं जो कोई भी ज़ुबान होती है इसके दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर हम उर्दू ज़ुबान की बात करेंगे। एक होता है नस्र और दूसरी होती है शायरी। नसर के असनाफ हमने पढ़े हैं। इस वक्त शायरी की असनाफ में से एक सिनफ जिसका नाम गज़ल है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब में ये जो बातचीत करने जा रहे हैं, आप तक गज़ल की जो तारीफ़ है ये आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं करूँगा। उम्मीद है कि आप ध्यान देकर मेरी तरफ तवज्जो देंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक़ है, गज़ल पहले अरबी ज़ुबान में आई है। अरबी ज़ुबान इसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अरबी जो ज़ुबान है वो इसकी जो मिठास है वो वही लोग जानते हैं जो इस अरबी के को अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम देखते हैं कि खाना काबा में एक वक्त ऐसा था जब अरब में हर कोई शायरी करता था। एक मैदान वहाँ पे था जिसका नाम था अकाज़। इस अकाज़ के मैदान में साल में एक दिन मुकर्रर किया जाता था। वहाँ पर शोरा लोग आते थे, वो शायरी करते थे और जो जिसकी शायरी सबसे बेहतरीन होती थी, जिसका कलाम सबसे बेहतरीन होता था, उसका नाम खाना काबा पे सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता था और उसको साल भर लटकाया जाता था। वो उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और इसी अकाज़ के मैदान में एक दिन ये पाया गया कि जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में शायरी करते हैं, खूबसूरती के बारे में जो शायरी करते हैं, तो इसका कोई अलग नाम रखना चाहिए। तो ये इन्होंने वहाँ पे ये फैसला लिया कि इसका खूबसूरत नाम भी रखेंगे। अब ये इस जहन में शशपंज में पड़ गए कि इसका खूबसूरत नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे। तो इन्होंने देखा कि जो गज़ाला है, गज़ाला ये जो हिरन होता है, इसका मादा बच्चा जो होता है, मादा बच्चा, इसका नाम है गज़ाला। हिरन नहायत ही खूबसूरत होती है और जिसका मादा बच्चा होता है वो नहायत ही खूबसूरत है और इसी गज़ाला से नाम लेकर गज़ल बन गया। और बाद में अरबी से लेके फारसी ज़ुबान में आ गया और फारसी से मुंतकिल होके हमारे उर्दू अदब में आ गया। जब हम उर्दू अदब की बात करते हैं, जब हम लुगत में देखते हैं, डिक्शनरी जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो उससे यहाँ पे मुराद है औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना, औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। लेकिन जो शायराना इस्तिलाह है, शायराना इस्तिलाह वो अशार हैं, वो अशार जो शोरा लोग होते हैं, आशिकाना मामला जैसे गुलो, बुलबुल, हिजरो, विसाल, शराब, शमा वगैरह जैसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं। लेकिन ज़माने के बदलते हुए मिजाज के साथ साथ हर एक चीज़ का जो दायरा वसी से वसी तक होता गया और जो गज़ल का जो दायरा है अब औरतों तक ही महदूद नहीं रहा है, अब हुस्न इश्क तक ही महदूद नहीं रहा है, अब हिजर विसाल शराब शमा गुल बुलबुल तक ही महदूद नहीं रहा है। अब ज़िंदगी से जुड़े हर एक मसले की जगह अब गज़ल में आ चुकी है। गज़ल हम किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं। और जो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो उसको हम मतला कहते हैं। मतला 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 के माने हैं तुलू होने की जगह, तुलू होने की जगह, तुलू होने की जगह यानी शुरू होने की जगह। हम कहते हैं तुलू आफ्ताब, आफ्ताब चढ़ने का वक्त, आफ्ताब शुरू होने का वक्त। ये जो मतला है ये गज़ल की शुरुआत होती है। और मतला जो गज़ल का जो पहला शेर होता है, इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूंगा एक शेर, हस्ती अपनी खुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी खुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। मैंने कहा कि दोनों मिसरे, एक शेर जो होता है ये दो मिसरों से बनता है। मिसरे उला, मिसरे सानी, दो मिसरे होते हैं, दो मिसरे, मिसरे उला और मिसरे सानी। यहाँ पर जो मिसरे उला और मिसरे सानी जब आपसे मिलते हैं तो एक शेर बनता है
میں نے کہا کہ دونوں مصرے یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہم وزن جو ہوتے ہیں، ہم قافیہ کا ہم وزن، حباب، سراب، شراب، کباب، یہ ہو گیا قافیہ، ہم قافیہ. اور ردیف، ردیف ہو گیا عربی میں گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والی سواری، گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والی سواری. یہ اس کو اگر ہم گھوڑا مانیں گے تو یہ دیکھو یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، یہاں پر یہ اس کی جو ہم کہیں گے دم جو گھوڑے کی دم ہوتی ہے، پیچھے بیٹھنے والی سواری. عربی میں کس سے مراد ہے؟ ہم ردیف سے مراد ہے گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے. یہاں پر پیچھے بیٹھنے والی سواری کون ہے؟ کیسی ہے، کیسی ہے. اس لیے یہاں پر میں نے کہا کہ دونوں مصرے یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ حباب سراب، ہم ردیف کیسی ہے، کیسی ہے، اس کو ہم مطلع کہتے ہیں. اگر دوسرے شعر میں بھی اس مطلع کی پابندی کی جائے، یعنی دوسرے شعر میں بھی اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، حسن مطلع، یا کہتے ہیں زیبی مطلع. یعنی اگر دوسرے شعر میں بھی اس قافیہ کی پابندی کی جائے، ردیف کی پابندی کی جائے، دوسرا شعر بھی قافیہ کی طرح ہم مطلع اور ہم ردیف ہو تو اس کو ہم زیبی مطلع کہتے ہیں، حسن مطلع کہتے ہیں. اور غزل کا جو بہترین شعر ہوتا ہے اس کو ہم بیت الغزل یا کہتے ہیں شاہی بیت، شاہی بیت، بیت الغزل بھی کہہ سکتے ہیں، شاہی بیت بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا شعر دونوں میں سے ہم کا ہم ردیف ہوتے ہیں، مطلع کہتے ہیں. دوسرا اگر دوسرے شعر میں بھی پابندی کی جائے مطلب اس قافیہ اور ردیف کی مطلع کی طرح ہو تو حسن مطلع زیب مطلع کہتے ہیں. اور سب سے بہترین شعر جو ہوتا ہے بیت الغزل یا شاہی بیت کہتے ہیں. یعنی وہ اس غزل میں کوئی ایسا شعر ہوتا ہے جو وزندار ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے، نزاکت کے لحاظ سے جو معنی دار ہوتا ہے، اس کو ہم شاہی بیت کہتے ہیں. اور آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر کبھی کبھار اپنا تقرض بھی استعمال کرتا ہے. مقطع ہو گیا کاٹنا، منقطع کرنا، یعنی یہاں سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر کبھی کبھار یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ اس میں اپنا تقرض استعمال کرتے ہیں. یہی ہم لے لیں گے، یہی غزلیں اس میں لاسٹ میں فرماتے ہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے. یہاں پر شاعر نے اس میں اپنا تقرض استعمال کیا ہے اور یہاں پر غزل بالکل ختم ہوتی ہے. اور غزل کا جو ہر شعر جو ہوتا ہے اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے، اکائی یعنی معنی کے لحاظ سے بالکل جدا کرنا. ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. یہی غزل ہم لے لیں گے. پہلا شعر ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے. دوسرا شعر ناز کی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا غزل کا ہر شعر اپنی جگہ اکائی ہوتا ہے، جداگانہ ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پہلا شعر لے لیں گے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے. حباب ہو گیا پانی کا بلبلہ، پانی کا بلبلہ. جب بارش آتی ہے تو پانی کے بلبلے بنتے ہیں. جس طرح بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اور یہ نمائش سراب کیسی ہے، جو دنیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. سراب کے لفظی معنی یہ ہے کہ جب انسان کسی ریگستان میں ہوتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں اس کو پیاس ستاتی ہے تو ادھر پانی کے مارے ادھر ادھر پھرتا ہے لیکن اس کو کہیں پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے. تب پھر وہ اس کی نظر دور ایک جگہ پہ پڑتی ہے جہاں پر اس کو چمکتی ہوئی ریت دکھائی دیتی ہے. وہاں پر اس چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کر اس کو پانی کا گمان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم سراب کہتے ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے. یہاں پر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر پہلے شعر میں. دوسرے شعر میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف، یعنی اپنے میرے محبوب کے ہونٹ اتنے نرم و نازک ہے جس طرح گلاب کی پنکھڑی نرم و نازک ہوتی ہے، جس طرح گلاب کی اس پنکھڑی کو چھونے سے ہی مرجھا جاتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک ہے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے، جداگانہ ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور لیکن ایسی بھی غزلیں ہیں جو ایک ہی ایسی غزلوں کو ہم جو اکائی ہوتے ہیں، جو ان کا معنی جداگانہ ہوتا ہے، ان کو ہم غزل غیر مسلسل کہتے ہیں.
और लेकिन ऐसी भी गज़लें हैं जो एक ही मज़मून को पेश नज़र करके जाएँ। मिसाल स्कूल है, स्कूल पर हम गज़ल लिखेंगे, इसको हम गज़ल मुसलसल कहते हैं, गज़ल मुसलसल कहते हैं। यानी गज़ल मुसलसल और गज़ल गैर मुसलसल। गज़ल गैर मुसलसल वो गज़ल होती है जिसका हर शेर जुदागाना होता है। गज़ल मुसलसल वो गज़ल होती है जो एक ही मज़मून को पेश नज़र रख कर कही जाती है। यानी अब आप गज़ल के बारे में अच्छी तरह से जान जा चुके। इस गज़ल के बारे में बहुत सारे जो अदीब हैं, बहुत सारे जो शौरा हैं, बहुत सारे जो दानिशवर हैं, ने अपने अपने अल्फाज में गज़ल की तारीफ की है। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जो हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। प्रोफेसर आलम सरूर ने कहा है गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फन है। यहाँ पर हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। गज़ल के बारे में अगर आप इस तरह से जान चुके होंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो गज़ल है, लुगत में हम कहते हैं कि लुगत में गज़ल से मुराद है औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। लेकिन जब हम शायराना इस्तिलाह में जाते हैं, शायराना इस्तिलाह में गज़ल से मुराद वो अशआर हैं जिनमें जो शोरा लोग होते हैं आशिकाना मामलात जैसे गुल बुलबुल, हिज्र विसाल, शराब शम्मा, इश्क व आशिकी वगैरह जैसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं। ज़माने के बदलते हुए मिजाज के साथ साथ गज़ल का दायरा वसी से वसी तर होता गया। अब गज़ल में ज़िंदगी से जुड़ा एक मसला बयान किया जाता है। गज़ल के पहले शार की धुन में से हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं, इसको हम मतला कहते हैं। मतला के बाद आने वाले शायर में भी अगर काफ़िया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो इसको हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल के बेहतरीन शार को हम बैतुल गज़ल या शायरी बैत कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसको हम मकता कहते हैं। और गज़ल का हर शेर अपनी जगह इकाई होता है, जुदागाना होता है, एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर के साथ नहीं होता है। ऐसी गज़लों को हम गज़ल गैर मुसलसल कहते हैं। लेकिन ऐसी भी गज़लें हैं जो एक ही मज़मून को पेश नज़र रख कर के जाएँ, इनको हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगर दुनिया में उर्दू शायरी की कहीं इज्जत है, कहीं आबरू है, तो किसकी वजह से है? गज़ल की वजह से है। और प्रोफेसर आलम सरूर ने कहा है कि चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वसल्लम।